कैपिटल गेन 45.5, हेडिंग डालो कंपल्सरी एक्विजिशन। बाय द गवर्नमेंट, बाय द गवर्नमेंट। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, जैसा भी है सर, अगर अपनी लैंड एंड बिल्डिंग को कंपल्सरी एक्वायर कर ले तो क्या ये ट्रांसफर का पार्ट होना चाहिए? तो आंसर इज यस। मैंने नहीं बेचा, बिक गई, मजबूरी में ही सही, लेकिन मुद्दा क्या है कि कैपिटल एसेट्स आपके हाथ से गई, ओनरशिप हैव बीन चेंज्ड। तो 45.5 कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ द लैंड एंड बिल्डिंग बाय द गवर्नमेंट। मैं उस दिन के लाइक यहां प्रोविजन लिखूंगा और यहां पर क्या लिखेंगे सर? दैट इज एक छोटा सा क्वेश्चन अलोंग विद उसका आंसर सर। चलिए कंसीडर क्वेश्चन क्या है सर। ऑन 11 अप्रैल 2005, 11 अप्रैल 2005 अपन एक लैंड और बिल्डिंग खरीदी फॉर ए परचेज कंसीडरेशन ऑफ 20 लाख ऑन 11 अप्रैल 2005। ये जो बेसिक एग्जांपल अपन नोट करते हैं ना, एग्जाम टाइम में बड़ा हेल्प करते हैं सर, ठीक है ना। कई बार अगर मुझे खाली ये पढ़ के भी जाना हो ना तो मैं जा सकता हूं भाई। ऑन 11th of April 2005 मैंने एक बिल्डिंग परचेज की है 20 लाख की ऑन 11/11/2024, ऑन 11/11/2024, दैट इज लास्ट ईयर, दैट इज लास्ट ईयर जो मैं पढ़ रहा हूं उस सेशन के लास्ट ईयर। इट इज कंपल्सरी एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट। मैं एक्वायर्ड वर्ड लिख देता हूं जिससे आप समझ जाएंगे। कंपल्सरी एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर ए कंसीडरेशन ऑफ 60 लाख। सरकार ने कहा कि हम आपको 60 लाख रुपए देंगे। समझने वाला पॉइंट है बेटा, एग्जाम के ओरिएंटेड पॉइंट है। जमीन खरीदी 20 लाख में, सरकार ने कंपल्सरी उठा लिया 2024 में 60 लाख में, क्या कहकर? कंसीडरेशन 60 लाख है, रिसीव्ड इन द फॉलोइंग में। मैं क्या लिख रहा हूं कि ये 60 लाख मिलेंगे कैसे? रिसीव्ड इन द फॉलोइंग में। पंद्रह अप्रैल 25 20 लाख, 15 अप्रैल 26 20 लाख, 15 अप्रैल 27 20 लाख। ऐसा नहीं, जनरली ऐसा नहीं होता है, टाइम पीरियड इतना नहीं होता, 3 से 4 महीने होते हैं। देखो क्या होता है लैंड के केस में ना, जनरली क्या होता है, मान लो 60 लाख में आपका बिक गया, जनरली आप देखते हैं तो 2 से 3 महीने या 4 महीने डिपेंडिंग अपॉन आप किस एरिया में है, वहां एक रीजनेबल टाइम पीरियड होता है। आज मैंने एक लैंड खरीदी फॉर एग्जांपल 1 करोड़ की, ये नहीं है कि मुझे वो 1 करोड़ आज की आज देनी है, ठीक है। उसका जो एक टोकन मनी होता है, बयाना आप बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में, 25% के अराउंड मनी अपने को देनी होती है, ठीक। सेकेंड टाइम अब जब सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, तो आप अपनी बात रख सकते हैं, भी ठीक है यार ये गलत बात है। मान लो मेरा जो एग्जांपल है इसमें आप बिल्कुल कह सकते हो यार कोई तुक वाली बात नहीं है, क्या जमीन अपने लेके जा रहे हो, ठीक, मेरी मर्जी के बिना। एक बात, कंसीडरेशन डेटरमाइंड जो होती है 60 लाख, जनरली इट इज स्लाइट हायर देन मार्केट प्राइस, जनरली इट इज स्लाइट हायर देन मार्केट प्राइस। चलो मैं मान लेता हूं 55 के आप 60 दे के मेरे ऊपर क्या कर रहे हो, थोड़ा एहसान कर रहे हो, लेकिन अब ये क्या तुक है कि सर 25 में 20 दे दूंगा, 26 में 20 दे दूंगा, 27 में 20 दे दूंगा। हाँ 2 इंस्टॉलमेंट आप बना सकते हो नो डाउट, लेकिन वो गैप कितना रखना पड़ता है आपको? 3 से 4 महीने का, कि टोकन मनी अभी दे दो, रिमेनिंग पेमेंट आप कर देना 3 महीने बाद। लेकिन जब ऐसा हो सकता है तो अकेडमिकली आप क्या करते हैं, उस क्वेश्चन को और एक्सटेंड कर देते हैं, बस इतना सही लॉजिक है। लेकिन अपन ये भी जिद्दी नहीं कर सकते कि नहीं मेरे 60 के 60 अभी दो तो मैं ये जमीन दूंगा, अदरवाइज नहीं दूंगा। एक बात, जब भी कंपलसरी जमीन एक्वायर होती है तो एक बंदे की नहीं होती है, पहली बात ऑब्वियस ही बात है ना, वो पूरी की पूरी रो जाएगी। अब कई बार क्या होता है वो प्रोटेस्ट इतना स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है कि गवर्नमेंट को अपना डिसीजन कैंसिल करना पड़े, होता है, लेकिन उसके लिए अपनी यूनिटी चाहिए, ठीक है ना। भाई आपा अगर सब जने सबके घर जा रहे हैं और सबके सब आपा
ये ठीक है आ जाए यंगेस्ट में, तो फिर क्या होगा? बिल्कुल भी नहीं भाई, नहीं लेना पड़ेगा। तो आप ये क्वेश्चन नहीं पूछ सकते कि 60 को 3 हिस्सों में क्यों। आप प्रोविजन समझ सकते हैं कि अगर 3 हिस्सों में मिले तो मैं कैपिटल गेन कैसे कंप्यूट करूंगा। अच्छा अभी तो ये बात तो अनजस्टिफाइड लग रही है, उतनी है नहीं, अगली जो बात होगी वो तो उससे भी अनजस्टिफाइड लगे। चेक इट, वो क्या है? ठीक, अगर वो सुन लोगे तो ये पूछते ही ना, आप कहते ये तो सर ओके है, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। डन। 15 अप्रैल 2027, कंप्यूट कैपिटल गेन, कंप्यूट कैपिटल गेन। अब दिक्कत क्या आएगी मेरे को कि यार जो जमीन एक्वायर हुई थी वो 24-25 में, कंपनसेशन जो मिली वो सारी नहीं मिली 25-26 में, कुछ 26-27 में, कुछ 27-28 में, कुछ प्रोविजन लिखेंगे फिर इसका सॉल्यूशन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले सेल कंसीडरेशन, क्योंकि ये जो 45 वाली सीरीज है ना ये अबाउट सेल कंसीडरेशन ही है। सेल कंसीडरेशन विल बी द ओरिजिनल कंपनसेशन original compensation as determined by the central government, as determined by the central government। चलो पहला पॉइंट तो क्लियर है कि सेल कंसीडरेशन हमेशा वही मानी जाएगी जो सरकार ने ओरिजिनल कंपनसेशन, दैट इज इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग कितने लाख? 60। एक बात। दूसरी, टैक्सेबल ईयर कौन सा होगा? जनरली एज ए थंब रूल होता है ईयर ऑफ ट्रांसफरेबिलिटी। कोई पूछे व्हाट इज ईयर ऑफ ट्रांसफरेबिलिटी तो माय आंसर विल बी 24-25 कि प्रॉपर्टी ट्रांसफर कब हुई? 24-25 में। लेकिन वो थंब रूल की एक्सेप्शन बन जाएगी, सरकार ने ही पैसे देने हैं यार, सरकार ने क्या देने हैं? पैसे देने हैं। तो टैक्सेबल ईयर क्या हो जाएगा? द ईयर इन विच, द ईयर इन विच फुल या पार्ट ऑफ द ओरिजिनल कंपनसेशन, पार्ट ऑफ द ओरिजिनल, या तो 60 के 60 मिल जाते हैं या पार्ट ऑफ द ओरिजिनल कंपनसेशन इज रिसीव्ड। ठीक, अब मेरे एग्जांपल में जाऊं, यानी सबसे पहली इंस्टॉलमेंट 60 लाख डिटरमाइंड के दो केस बनते हैं, या तो 60 के 60 एक साथ मिलेंगे या तो टुकड़ों में मिलेंगे। अब 60 के 60 एक साथ मिल गए तो जिस साल मिले हैं उसी साल कैपिटल गेन। लेकिन अगर 60 लाख टुकड़ों में मिल रहे हैं, लाइक मेरे एग्जांपल में 25-26 में 20 लाख मिला है, तो टैक्सेबल ईयर क्या होगा सर? टैक्सेबल ईयर होगा इस एग्जांपल में 2025-26, क्योंकि 25-26 में मुझे पहली इंस्टॉलमेंट हैव बीन रिसीव्ड। चलो तो अब अगर मैं इसका सॉल्यूशन पे जाऊं साथ में, तो प्रीवियस ईयर कौन सा होगा? 25-26, रेलिवेंट टू असेसमेंट ईयर 26-27। यानी इस पूरे एग्जांपल में 4 ईयर मैंने यूज किए। घर बेचा 24-25 में, पैसे लिए 25-26, 26-27, 27-28, लेकिन पूरा का पूरा कैपिटल गेन, पूरा का पूरा कैपिटल गेन विल बी कंप्यूटेड इन PY 25-26। लाइक सेल कंसीडरेशन 60 लाख, लाइक सेल कंसीडरेशन कितने लाख? 60 लाख माइनस कोवा या इंडेक्स्ड कोवा? कोवा, क्योंकि व्हाट इज ईयर ऑफ ट्रांसफर? तारीख चेक कर लो, ये 11/11/2024, इट इज वेल आफ्टर 23 जुलाई 2024। तो फिर आप क्या करेंगे सर? माइनस कितने लाख? 20 लाख। LTCC गेन कौन सा होगा? LTCC STCC? LTCC कितने लाख? 40 लाख। गेन कितना होगा सर मेरा इस एग्जांपल में? 40 लाख। बाद में जब 20 मिलेंगे तब कुछ नहीं होगा, बाद में जब वो तीसरे 20 मिलेंगे तब कुछ नहीं होगा, बिकॉज ऑलरेडी मैं 60 लाख के अकॉर्डिंग मेरी वर्किंग कर चुका हूं। पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या लेंगे सर? डेट ऑफ परचेज, डेट ऑफ परचेज टू डेट ऑफ एक्विजिशन। मैं पीरियड ऑफ होल्डिंग क्यों लेता हूं? टू डिटरमाइन वेदर रिजल्टिंग गेन इज शॉर्ट टर्म ऑब्लिग लॉन्ग। तो इस क्वेश्चन में सर ये कभी मैंने लिया था 2005 में, बिका है 24 में, तो 19 साल हो गए, 19 साल हो गए, तो रिजल्टिंग गेन इज LTCC। ठीक, पीरियड ऑफ होल्डिंग, डेट ऑफ परचेज टू डेट ऑफ एक्विजिशन। अगर अब इसी एग्जांपल में फॉर एग्जांपल इस पार्ट का जो मतलब है ना, पार्ट ऑफ द ओरिजिनल कंपनसेशन, इवन दो 1 रुपया इज स्टिल वैलिड,
इवन दो 1 रुपया इज स्टिल एलिवेट। मतलब फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी जय अग्रवाल थोड़ा आर्ग्यू कर रहा था कि सर यार 60 के 60 ना एक साथ मिलने चाहिए, एक साथ मिलने चाहिए, थोड़ा सा चलो 2 किस्तों में मान लो, 2 महीनों में मान लो। वो जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है या पीएम साहब है, अब जैसे ही 11/11/24 को इसकी जमीन एक्वायर की और इसने अर्गू किया कि 60 लाख सर मुझे अभी दो, इसके गूगल पे मेरा 1 रुपया ट्रांसफर कर दे, ले पहले तो तू 1 रुपया ले, तेरा नंबर चेक कर रहे हैं सही है क्या नहीं है, ठीक, बस उसके बाद चले गए, बोला बाकी घर जाके भेजेंगे। अब 20 लाख भेजे अगले ही साल, 20 नहीं भेजे, वो भी पूरे हिसाब किताब के पक्के है, 19,99,999 भेजे। इससे क्या फर्क पड़ गया? हाँ, इस 1 रुपए की वजह से टैक्सेबल कब बन गया बेटा? 24-25। और अच्छा खासा फर्क पड़ जाता है। इसके ऊपर टैक्स जा रहा है मान लो 40 लाख का 12%, 5 लाख, 5 लाख का टाइम वैल्यू ऑफ मनी, एक वो 5 लाख 1 साल बाद देने होते, इस 1 रुपए की वजह से वो 5 लाख आपको कब देने पड़ गए? इसी साल देने पड़ गए। इसमें तो ये बोल सकते हैं, अब जब उन्होंने 60 लाख डिटरमाइंड किया तो इसमें मैं इंटरेस्ट का एलिमेंट नहीं दे, अभी आगे इसको मैं अभी फर्दर एक्सटेंड करूंगा, इसमें मैं नहीं देखूंगा। इसमें ये माना जाएगा कि जो 60 लाख है ना, ये टूवर्ड्स घर है, आप डिले कर रहे हो, इसका मतलब आपने 2-4 लाख फालतू जोड़ के दिए होंगे इसमें। मैं ये ज्यूम कर सकता हूं कि भाई आप मेरे 60 लाख रुपए 3 सालों में दे रहे हो, या तो विद इंटरेस्ट दो। अगर आप विद इंटरेस्ट नहीं दे रहे हो तो मैं क्या ज्यूम कर रहा हूं कि शायद ये 60 नहीं होंगे यार, ये 56, 57 या 50 होंगे, आपने कितने दे दिए? 60। लेकिन अब कॉम्प्लिकेशन बहुत ज्यादा हो जाएगी अगर मैं इसमें इंटरेस्ट ढूंढने की ट्राई करने लग जाऊं। तो प्रोविजन बड़े सिंपल रखे गए कि ये 60 के 60 घर के लिए हैं, लेट दे रहा हूं, थोड़े फालतू ही है बेटा इसमें, डोंट वरी। टेप आपको इसमें एक नुकसान और हो गया कि यार आपको टैक्स जो देना पड़ेगा ना वो 25-26 में ही देना पड़ेगा, इवन तो आपको पैसे कम मिल रहे हैं। लेकिन क्या होता है, वो मोनोपोली टाइप नहीं हो जाता क्या, जस्ट बिकॉज ये गवर्नमेंट कर रही है तो आप थोड़े से क्या है बेटा, हेल्पलेस है। तो इसके अंदर मैं कोई ध्यान नहीं रखूंगा इसमें इंटरेस्ट है या नहीं है, ना मुझे गिवन रहेगा, ना मुझे इंटरेस्ट क्या रहेगा, गिवन रहेगा। चलो जी, तो ये 3 पॉइंट्स थे। पूरा का पूरा कैपिटल गेन कब लगेगा? 25-26 में। वर्किंग अगर होगी तो कहां तक होगी? 11/11/24 तक। अभी तो फर्क क्यों नहीं पड़ा? बिकॉज ये 23 जुलाई के बाद, अगर ये 23 जुलाई से पहले होती तो फिर वो इंडेक्सेशन वाले रूल लगते, और इंडेक्सेशन में कहां तक करता? 24-25 तक करता। इतना मैं एग्जाम में पूछूंगा नहीं आपसे, मैं 25-26 ही पूछूंगा आपसे जनरल। पॉइंट नंबर 4 पे आओ। पॉइंट नंबर 4, अगर मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और आगे बढ़ा दूं, इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ा दूं तो क्या होगा? एडिशनल कंपनसेशन। आपको थोड़ा याद आएगा, पहले थोड़ा मोटा तो कभी पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। अब लास्ट वाले एग्जांपल में यही हुआ था यार, कि मेरे को किसी स्टूडेंट ने सजेस्ट किया सर 60 लाख रुपए बहुत कम मिले हैं, आप कोर्ट केस कर दो, और एडिशनल कंपनसेशन अप्रूव हो गई। क्या हो गई? अप्रूव। एडिशनल कंपनसेशन क्या हो गई? अप्रूव। एग्जांपल में ले रहा हूं 30 लाख रुपए। क्वेश्चन में सारी बातें लिखी रहेंगी बेटा कि कोर्ट केस फाइल्ड, एडिशनल कंपनसेशन अप्रूव्ड कितने लाख? 30 लाख। रिसीवेबल एज, रिसीवेबल एज ये आपको कब मिलेगी? वहां पर आपने लिया था 15 अप्रैल 27, इसको मैं कर देता हूं 15 अप्रैल 28, 10 लाख, 15 अप्रैल 29, रिमेनिंग 20। हाँ, ये जो आपको मिलेगी ना बेटा एडिशनल कंपनसेशन, ये मिलेगी विद इंटरेस्ट। रिपीट अंकित, रुको मैं बताता हूं। आपने जो वो आधा आधा किया था वो था इंटरेस्ट वाला एलिमेंट। इंटरेस्ट ऑन इनहांस्ड कंपनसेशन इज 50% टैक्सेबल, 50% एग्जम्प्ट। लेकिन ये क्या है? ये अभी इंटरेस्ट नहीं है, ये तो घर की कीमत है कि आपने मेरे घर के 60 लाख रुपए कम दिए थे, उस घर की एक्चुअली कीमत कितनी होनी चाहिए थी? 90 लाख। तो उन्होंने 60 तो दे ही दिए, अब ये जो 30 लाख रुपए ये और मेरे डन कर दिए कि भैया आपको दे देंगे 28-29 में 10 लाख, और 29-30 में कितना? 20 लाख। और वो भी ये जो 30 लाख मिलेगा ये मिलेगा अलोंग विद इंटरेस्ट। ये आपको जो 30 लाख मिलेंगे ये मिलेंगे अलोंग विद इंटरेस्ट। इस इंटरेस्ट का ट्रीटमेंट आपने ये फोर्स में पढ़ा था, दैट इज 50-50। अभी जिक्र नहीं करेंगे आप इस चैप्टर में इस इंटरेस्ट का, यानी कहीं से भी आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, जितना जिस साल मिलेगा उसी का उतना 50% क्या हो जाने वाला है? हमारा टैक्सेबल हो जाएगा। तो क्लियर है ये विद अलोंग विद इंटरेस्ट वाला पॉइंट। उसके बाद आ जाओ सर, पॉइंट नंबर 4 लिखो यहां पर। पॉइंट नंबर 3 लिख लिया, पॉइंट नंबर 4। टाइम देना पड़ेगा बेटा इस कंसेप्ट को आपको ना थोड़ा।
15 मिनट से ज्यादा हुए, ठीक, शायद वाली बात थी, अभी भी 15 नहीं हुए। 14, 55, 56, 7, 8, 15 हो गए। पॉइंट नंबर 4 लिखो, लिखो यार, भूल जाओगे, मतलब मैं मेरे को कह रहा हूं। एडिशनल कंपनसेशन, एडिशनल कंपनसेशन और भी खतरनाक, इज टैक्सेबल ऑन रिसीव्ड बेसिस। क्योंकि यार ये एडिशनल कंपनसेशन है, सरकार ने मेरे को बोल भी दिया कि 10 लाख दे देंगे 15 अप्रैल 2028 को, बाकी दे देंगे 20 लाख को। लेकिन यार जो एडिशनल चीजें होती है ना, पता नहीं कब किसका मन पलट जाए। तो सरकार ने यहाँ पर हमें को क्या रिलैक्सेशन दिया कि जो हम आपको ओरिजिनल देंगे ना, ओरिजिनल, वो टैक्सेबल कैसे होगी, जैसे ही पहली इंस्टॉलमेंट मिल जाएगी। और जो एडिशनल कंपनसेशन देंगे वो टैक्सेबल कब होगी, ऑन द रिसीव्ड बेसिस। इसका मतलब अब मुझे वापिस से कैपिटल गेन निकालना पड़ेगा कब, 28-29 में। वापिस से मुझे कैपिटल गेन निकालना पड़ेगा कब, 28-29 में। भाविस क्या लगता है, 28-29 में सेल कंसीडरेशन ले लूं 10 लाख, 28-29 में 10 लाख मुझे मिल गए। अब इसमें से कीमत कितनी माइनस करूं, कीमत माइनस करो सर 0। क्यों 0 करो सर, वो तो 20 लाख के 20 लाख आपने ऑलरेडी माइनस कर ही दिए थे। जब एडिशनल कंपनसेशन मिलेगा तो वो टैक्सेबल होएगा ऑन रिसीव्ड बेसिस, नो कॉस्ट विल बी डिडक्टेड, नो कॉस्ट विल बी डिडक्टेड। इसमें से सर कोई भी कीमत आपको डिडक्ट नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है सर, रीजन बिंग, आपने जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है ना वो चेक करो, आपने यहां पर ही क्या कर रखा है सर, सारा का सारा कोर्ट केस के अगर रुपए लगे हैं तो, यानी तो आप बात कर रहे हो लीगल एक्सपेंसेस की, ठीक है। पूरा फिर इसको थोड़ा और एक्सटेंड कर कोर्ट केस में ले जाते हैं। कोर्ट केस का एक एग्जांपल है, जरूरी नहीं है बेटा 15 मिनट, वो गलती से हो सकते हैं, ऐसा वो ऐसा था 65 मैंने गलती से इसको 1 देख लिया, उसके अकॉर्डिंग प्रोनाउंसिएट कर दिया, अब तुम्हारे रिस्पॉन्स को देख के उसको मैंने 6 कर दिया, ठीक है। चल ठीक है, कोर्ट केस के मैं बात करता हूं बेटा, ये पॉइंट हर जो पॉइंट पूछते हैं ना, जनरली इट इज कनेक्टेड विद एग्जामिनेशन। मैंने ये टाइम मैंने देखा है, चलो अच्छी बात है, ठीक है। ना क्यों नहीं आएगा, तो रुक जाओ, तो मैं उसके लिए एक एग्जांपल पे आपको लेके चलूं, फिर वो आप उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब अभी के लिए लिखना हो तो वैसे लिख दो कि कोर्ट केस एक्सपेंसेस, कोर्ट केस एक्सपेंसेस। अपने इससे पहले कोर्ट केस एक्सपेंस पता है कहां आए थे, लीगल एक्सपेंसेस। लीगल एक्सपेंस आपके आए थे कहां पर, जब हाउस प्रॉपर्टी में आपने रिकवरी ऑफ अनलाइज रेंट किया था, और आप वहां से किया था माइनस, हाँ नहीं होते उसमें आपने माइनस नहीं किए, तो इसमें आप लिखो कोर्ट केस एक्सपेंस इज अलाउड, ठीक। और इसका एक स्पेसिफिक क्वेश्चन है, आप एक बार ये चीज लिख दो, स्पेसिफिक क्वेश्चन, ठीक है। उस स्पेसिफिक क्वेश्चन के अंदर क्या है कि अब मान लो ना कोर्ट ने अप्रूव कर दिया 30 लाख, देने किसने, ये गवर्नमेंट ने। अब जब उन्होंने 60 लाख दिया तो मेरी मर्जी थी, मुझे लगता है यार ये कम पैसा दिया आपने, मैं कोर्ट में चला गया, ठीक है। कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया कितना दे दो भाई, 30 लाख और दे दो। अब गवर्नमेंट भी तो इस बात को आर्ग्यूमेंट में ले सकती है कि नाजी 90 लाख तो आप ज्यादा बोल रहे हो। अब वापिस से गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, कोर्ट केस कर दिया, और वो एडिशनल कंपनसेशन के ऊपर क्या लग गया, मेरा स्टे लग गया। अब स्टे लग गया 30 लाख के ऊपर, गवर्नमेंट कह रही है जी 25 देने चाहिए, मैं कह रहा हूं जी 30 ही होना चाहिए। कोर्ट ने ऑर्डर भी कितने का दे रखा है, 30 का। चलो 30 और 25 की लड़ाई चल रही है, 6 साल हो गए उस बात को, 6 साल हो गए। मैंने सरकार को बोला या कोर्ट को बोला जी एक काम कर लो 25 तो दिलवा दो, 25 और 30 की लड़ाई चल रही है, उसके चक्कर में तो आपने मेरे सारे ही पैसे रोक रखे हैं। तो इस तरीके से वो थोड़ा वास्ट क्वेश्चन बन जाएगा कि फाइनल डिसीजन नहीं आया, फिर भी पैसे तो निकाल ही सकता हूं ना, 8 लाख 10 लाख 20 लाख। तो इसलिए मैंने ना स्पेसिफिक क्वेश्चंस की हेडिंग दे दी, तो आप वो क्वेश्चन जरूर करें। यहां लिखवाने का पर्पज क्या हो जाता है कि अगर मैं भूल जाऊं तो तुम भूलने नहीं दोगे, सर वो एक केस का आपने जिक्र किया। तो 2 बातें समझने वाली थी, एक ओसी यानी ओरिजिनल कंपनसेशन कैसे टैक्सेबल होगा, दूसरा एसी, एसी कैसे टैक्सेबल होगा।
एसी होगा रिसीव्ड बेसिस पे और ओसी होगा कैसे, पहली इंस्टॉलमेंट व्हेन इट इज रिसीव्ड। पहली में से सारी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस करोगे, एडिशनल में से कोई कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस नहीं करोगे। ये आपका इंस्टीट्यूट का एक फेवरेट टॉपिक है, लाइक 45(2), लाइक 45(5), लाइक 45(5). ठीक, तो ये मेरा एक कैटेगरी था सेल कंसीडरेशन का। चलो दूसरी थोड़ी इंटरेस्टिंग कैटेगरी के ऊपर चलते हैं, ठीक है। हाँ जी, ये 20 लाख, जब आप कैपिटल गेन निकालोगे तो आप ये बोलोगे ना मेरा घर बिक गया 60 लाख में। मेरे एग्जांपल के अकॉर्डिंग मैंने वो लिया कितने लाख का था बेटा, 20 लाख का। तो 60 में बिक गया, मिल जाएंगे धीरे धीरे। लिया कितने का था, 20 का, गेन कितना हो गया, 40। जब एडिशनल मिलेगा तो सारा का सारा गेन, क्यों, कॉस्ट तो ऑलरेडी क्या हो चुकी है, ठीक है। चलो नेक्स्ट फंडामेंटल पे आ जाओ भाई। नेक्स्ट फंडामेंटल पे आ जाओ। कॉमन सेंस वाला जवाब देने की ट्राई करना। ये सेंटर का फर्नीचर मैंने 1 लाख रुपए का लिया था। सेंटर का फर्नीचर मैंने 1 लाख रुपए का लिया था। कब लिया था, 2004-5 में। अकेडमी तभी बनी थी, तब से बेचारा फर्नीचर चल रहे हैं, ठीक है। 4-5 में 11 अप्रैल 2024 को मैंने ये फर्नीचर बेच दिया। 11 अप्रैल की तरफ थोड़ा ध्यान जाए, 11 अप्रैल की तरफ थोड़ा ध्यान जाना चाहिए। मैंने ये फर्नीचर बेच दिया 41,000 में, 41,000। फर्नीचर लिया था 1 लाख का, बेच दिया 41,000 का। और इंडेक्सेशन की बात करूं तो ये बेटा 120 लिख देता हूं, ये आपको पता है 363। फाइंड आउट कैपिटल गेन, फाइंड आउट कैपिटल गेन, कुछ भी जो भी आपका दिमाग काम करे। ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना, 1 ही मिनट लगानी है बस। 2,59,000 का लॉस है अप्रोक्स। शायद तुम यही कर रहे हो, बेचा कितने में, 41, खरीदा कितने में था, 1 लाख डिवाइड बाई 120 इंटू 363 इज इक्वल टू 3,25,100, 3,25,000, 3,02,500। 1 मिनट रुक जाओ, लॉस आ गया कितना, तो 61,500। लेकिन क्या ये लॉस किसी भी तरीके से जस्टिफाइड लग रहा है यार, बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं लग रहा है यार। मेरे को तो बल्कि फायदा लग रहा है। 20 साल फर्नीचर चल गया, जय अग्रवाल जैसे बालक आके बैठते हैं उसके ऊपर। सोचो 20 साल फर्नीचर चल गया, वो थोड़ा है क्या, ये नवीन बैठा, ठीक है ना। 20 साल फर्नीचर चल जाए और 41,000 का बिक भी जाए, तो मुझे तो रियल सेंस में इसमें मुनाफा नजर आ रहा है, ना कि कोई घाटा नजर आ रहा है। तो सर ये जो कैपिटल गेन का बेसिक फंडामेंटल है ना, ये सही है वैसे तो। अगर ये बिल्डिंग होती ना तो ये बात बिल्कुल ठीक होती। ये बिल्डिंग होती तो ये 1 लाख में ना बिक, सॉरी 41,000 में ना बिकती, क्या पता ये 41 लाख में बिकती। तो अबाउट अगर ये बिल्डिंग होती, लैंड होती, तो शायद ये फंडामेंटल क्या कर रहा होता, काम कर रहा होता। लेकिन जिस एसेट्स की आप बात कर रहे हो, इफ इट इज डेप्रीसिएबल एसेट्स, तो चीजें थोड़ी बदल जाएंगी सर। तो ये मेरे 4 टॉपिक में से एक टॉपिक हो गए हैं, सेल कंसीडरेशन क्या होती है। अभी मेरे 4 में से दूसरा टॉपिक है, बोल अलग से। सेकंड टॉपिक, हेडिंग डालो, कैपिटल गेन। कैपिटल गेन इन केस ऑफ, कैपिटल गेन इन केस ऑफ डेप्रीसिएबल एसेट्स। कैपिटल गेन इन केस ऑफ डेप्रीसिएबल एसेट्स। आएंगे, ठीक है बात तेरी। कैपिटल गेन इन केस ऑफ डेप्रीसिएबल एसेट्स। डायग्राम बनेगा बहुत ही बढ़िया सा, छोटा सा ही डायग्राम है, 1 पेज पे आ जाएगा, ठीक है। लेकिन उस डायग्राम पे जाने से पहले कुछ फंडामेंटल्स क्लियर करने पड़ेंगे अबाउट डेप्रीसिएशन। आपको आते हैं, बड़े अच्छे से आते हैं। प्लांट मशीनरी अकाउंट आपने अभी फाउंडेशन में ही बनाए थे, शायद टू बैंक बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट बाय बैलेंस शीट चलता रहे सर।
लेकिन हमारे टैक्स के काम करने का तरीका थोड़ा सा क्या है, अलग। टॉपिक पीजीबीपी का है, टॉपिक पूरा एक लेक्चर का है, आप उसको आज के आज कंक्लूड करने की ट्राई करेंगे। आधा घंटा और पढ़ना है मुझे, यहां से ज्यादा नहीं। ठीक बात। पहला पॉइंट सर, पहला पॉइंट, ऐसा कोई डॉक्टर नहीं बना जो मुझे ठीक कर सके। चलो पॉइंट नंबर 1 सर, फंडामेंटल समझ रहा हूं मैं, डायग्राम बाद में आऊंगा। हो सकता है डायग्राम जो इतना प्यारा डायग्राम है अभी बनवाने का मन कर रहे हैं, शायद आज बनवा ही ना पाए। ठीक बात। पहला पॉइंट, डेप्रीसिएशन को समझना सर थोड़ा यूनिक है, तभी वो टैक्स है ना। मैं सोचता कुछ और हूं कि ये होना चाहिए, लेकिन उसका कुछ और ही फंडामेंटल होता है सर। पॉइंट नंबर 1 सर, डेप्रीसिएशन इज अलाउड। बिल्कुल न्यू थिंग्स है बेटा, आप इसको ऐसे अदरवाइज में आप ले नहीं सकते हैं। डेप्रीसिएशन इज अलाउड एज पर ब्लॉक कंसेप्ट, इंडिविजुअल नहीं सर, ब्लॉक बनाएंगे और डेप्रीसिएशन इज अलाउड एज पर ब्लॉक कंसेप्ट। एक बात सर। दूसरा पॉइंट, हम अकाउंट जब पढ़ते हैं या जब डेप लगाते हैं तो क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर यहां एसेट्स मैंने खरीदी इस डॉट के ऊपर, तो ये अगर यहां से 10 महीने बच गए तो मैं ईयर एंड पे केवल उस प्लांट और मशीनरी के ऊपर 10 महीने का ही डेप लगाता हूं, बिल्कुल एग्जैक्ट काउंट करके। ठीक। यहां अगर खरीदा बिल्कुल मिडल में फॉर एग्जाम्पल, तो आप डेप लगाते हैं कितने महीने का, 6 महीने का। और कोई एसेट्स अगर बिल्कुल एट द बैक एंड खरीदी है तो आप डेप लगाते ही नहीं सर, इस साल अगले साल देखेंगे। और बिल्कुल अगर स्टार्टिंग में खरीदी है तो आप डेप लगाते हैं कितना, एग्जैक्टली फॉर फुल ईयर, एग्जैक्टली फॉर फुल ईयर, यानी बिल्कुल एग्जैक्ट काउंटिंग डेट टू डेट, ईयर एंड तक कितने महीने चला लिया। लेकिन इनकम टैक्स ऐसा नहीं करते। इनकम टैक्स बोलता है इसको क्या, 180 डे रूल, 180 डेज। 2 चैप्टरों के अंदर कॉमन पॉइंट है, इसलिए मेरे को बढ़िया समझना पड़ता है। 180 डेज रूल क्या बोलते हैं सर, अगर 180 का मतलब एग्जैक्ट जैसे हाफ ऑफ द ईयर। इनकम टैक्स ये तो अकाउंट था, ये क्या था, अकाउंट। इनकम टैक्स क्या बोलते हैं कि अगर कोई भी एसेट्स ड्यूरिंग द ईयर आपने 180 दिनों से ज्यादा के लिए यूज किए, ज्यादा के लिए यूज किए, यूज इंक्लूड्स पैसिव यूज आल्सो, एक्टिव यूज, पैसिव यूज। ठीक है ना, अभी ऐसी नहीं चल रही है फॉर एग्जांपल, तो भी इट इज बीइंग यूज्ड, दैट इज कॉल्ड पैसिव यूज। चल नहीं रहा है लेकिन यूज तो हो ही रहा है ना, डेप्रिसिएशन तो लग ही रहा है अभी भी एसी के ऊपर। तो 180 डेज का रूल क्या बोलता है एज पर इनकम टैक्स, 180 दिन। टेंटेटिव डेट पकड़ता हूं गांधी जयंती 2 अक्टूबर, किसी ने एग्जैक्ट काउंट कर दिया तो 3 अक्टूबर। टेंटेटिव डेट गांधी जयंती, कि अगर इस तारीख के बाद आपने एसेट्स लिया है तो शायद 180 दिन नहीं हो पाएंगे। मैंने 10 अक्टूबर को एसेट्स लिया है, 10 अक्टूबर से 31 मार्च के दिन गिनोगे तो 180 नहीं हो पाएंगे। ठीक। मैंने जुलाई में ही एसेट्स ले लिया तो 180 दिन से क्या हो जाएंगे सर, ज्यादा। तो व्हाट इज 180 डेज रूल, इनकम टैक्स बोलते हैं इफ एसेट्स इज यूज्ड फॉर 180 दिन और मोर, 180 डेज और मोर, तो फुल डेप्थ विल बी अलाउड। फुल डेप्थ मतलब पूरे साल का, फुल डेप्थ मतलब पूरे साल का। अगर मैं इसको यहां पर बाइफरकेट कर दूं कि इससे पहले एसेट्स अगर आपने ले लिया तो फिर डेप्रिसिएशन लगेगा बेटा पूरे साल का, चाहे 7 महीने हुए हैं, चाहे 8 महीने हुए हैं, चाहे 9 हुए हैं, चाहे 12 हुए हैं। और लेस देन 180 डेज, लेस देन 180 डेज तो डेप लगेगा क्या बेटा। तो ये कहते हैं हम या तो 6 महीने का ही लगाएंगे या तो क्या लगाएंगे, 12 महीने का लगाएंगे, डिपेंडिंग अपॉन योर यूज। 180 दिन से ज्यादा हो गया तो पूरा, 180 दिन से कम हुआ है तो बेटा आधा सर। तो डेप्रिसिएशन में हमें मंथ काउंट नहीं करने होते, दैट इज या तो हाफ या तो कंप्लीट। पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3, ब्लॉक कंसेप्ट पे आ रहा हूं अभी। ब्लॉक कंसेप्ट क्या, अगर आपके सेंटर में फर्नीचर है 1 लाख का, यहां 1 लाख का दूसरी बिल्डिंग में, 20,000 का आपका ऑफिस फर्नीचर है, तो उनको आप कंबाइंड कर लो, दैट इज द ब्लॉक ऑफ द फर्नीचर, ब्लॉक ऑफ द प्लांट एंड मशीनरी।
लाइक एलईडी है या एसी है, ये सब क्या है हमारे पास प्लांट और मशीनरी। तो डेप आप ऐसे करेंगे, सारी मशीनों को जोड़ लो, सारे फर्नीचर को जोड़ लो, और एट द एंड एक रेट मैं आपको बता दूं, उस रेट के अकॉर्डिंग क्या लगा दो, डेप लगा दो। मैं वो बता रहा हूं, लेकिन उसी के लिए अपना आज का 20-25 मिनट का लेक्चर है, ठीक है। अभी वहीं पे आ रहा हूं, जुड़ते जाएंगे ना उसके अंदर। अब जल्दी है तो देख, 1 लाख का फर्नीचर मेरे पास था और आज खरीद लिया 10,000 का, टोटल कितना हो गया, 1,10। अब जब डेप लगेगा तो एट द बैक एंड में लगा दूंगा कि 1,10 पे कितना डेप लगना चाहिए। 1 लाख पूरे साल वाला है तो पूरा लगा दो, 10,000 वाले को अभी 6 महीने नहीं हुए हैं क्योंकि दिसंबर में लिया है, तो आधा लगा दो। मैं बता रहा हूं, रुकेगा तो सही तो ना। पॉइंट नंबर 3 पे आ, रेट पॉइंट। अरे तो ये सारी तो समझेंगे ना बेटा, बिना समझे मैं कैसे आपको बताऊं। रेट ऑफ डेप्रीसिएशन, रेट ऑफ डेप्रीसिएशन। सर 4 ब्लॉक बना रखे हैं, जो जय अग्रवाल अभी जल्दी पूछने की ट्राई कर रहा ना, उसमें क्या होता है, केस बिगड़ जाता है बेटा, बात ये है, और कोई पॉइंट नहीं। रेट ऑफ डेप्रीसिएशन पहला पॉइंट। सर पहला जो ब्लॉक है ना, वो है बिल्डिंग का, कि बिल्डिंग के ऊपर डेप कैसे लगा। ये रेट इनकम टैक्स ने अपनी फिक्स्ड कर रखी है, ऐसा नहीं है कि हर किसी की अपनी मर्जी है, कोई 10 लगा दे कोई 20 लगा दे, नहीं। इनकम टैक्स वाले कहते हैं आपको डेप्रीसिएशन हमारे गिवन रेट के अकॉर्डिंग ही लगाना पड़ेगा। तो बिल्डिंग के ऊपर जो रेट है वो जनरली तो 4 है, मैंने आपको 3 बताई। सबसे पहले है ओबी, ओबी बोले तो ऑफिशियल बिल्डिंग, ओबी बोले तो ऑफिशियल बिल्डिंग, आप पूरा भी लिख सकते हो। आरबी, आरबी बोले तो रेजिडेंशियल बिल्डिंग। और तीसरा होते टेम्परेरी स्ट्रक्चर, रेजिडेंशियल बिल्डिंग। तो बिल्डिंग को 3 हिस्सों में मैंने बेसिकली डिवाइड करा, ऑफिशियल बिल्डिंग, पॉइंट नंबर 2 दैट इज रेजिडेंशियल बिल्डिंग, पॉइंट नंबर 3 दैट इज टेम्परेरी स्ट्रक्चर। ऑफिशियल बिल्डिंग के ऊपर जो डेप लगेगा साहब, दैट विल बी 10%, 10%। रेजिडेंशियल बिल्डिंग के ऊपर जो डेप लगेगा कितना लगेगा, 5%। ऑफिशियल बिल्डिंग कौन सी होगी, अगर ये एकेडमी है यहां पर पढ़ा रहे हैं, तो ये जो बिल्डिंग है दैट इज आवर ऑफिशियल बिल्डिंग, दैट इज आवर ऑफिशियल बिल्डिंग। तो रेजिडेंशियल बिल्डिंग कौन सी होगी, रेजिडेंशियल बिल्डिंग कौन सी होगी, जहां पे एम्प्लॉइज रहते हैं, जहां पर कौन रहते हैं, एम्प्लॉइज। अब एकेडमी वालों का खुद का भी कोई घर होगा, उसके ऊपर थोड़ी डेप लगेगा बिजनेस में। एक खुद का जो घर है वो डेप्रिसिएबल एसेट थोड़ी ना है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी कोई अकाउंटिंग नहीं होनी है, उसकी कोई एंट्री नहीं होनी है। तो अगर आप यहां पर रेजिडेंशियल बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, तो कौन सी बिल्डिंग है, विच इज गिवन टू स्टाफ। सैलरी वाले चैप्टर में अगर मैं अपने एम्प्लॉई को रहने के लिए रेंट फ्री एकोमोडेशन दे दूं, तो वो भी तो मेरे बिजनेस में यूज हो रहे हैं। अपने हाउस प्रॉपर्टी में एक ऐसा क्वेश्चन किया था कि कोई डॉक्टर थे, उसके पास 16 फ्लैट थे, 10 किराए पे दे रखे थे, 2 में रहता था, 2 में बिजनेस करता था, 2 एम्प्लॉई को दे रखे थे। तो जो बिल्डिंग आपने अपने एम्प्लॉइज को दे रखी है वो भी क्या है, ऑफिशियल टाइप है, लेकिन उसके ऊपर डेप क्या लगेगा, थोड़ा सा कम लगेगा। कितने परसेंट सर, 5%। व्हाट इज टेम्परेरी स्ट्रक्चर, 40%। लाइक LKK, लाइक LKK। अरे वो बोलते हैं यार लकड़ी का खोखा, ये बहुत काम की चीज होती है बेटा। मैं ना, मेरे को पिछली बार ना गलती हो गई थी, वो लकड़ी कुछ ऐसा लिखा गया। मेरे को वो बात याद आ गई एक्चुअली, ठीक है। आज मैंने बिल्कुल सही लिखे, आज मैंने बिल्कुल सही लिखा है, सोच के इसका मतलब कि लकड़ी का खोखा जो होता है, तो सामने वो तिवारी टी स्टॉल है बेटा, ठीक है ना, वो उसने वो बना रखा है, अगले के लिए तो वही बिल्डिंग है, ठीक है, अगले के लिए तो वो बिल्डिंग है, सब कुछ है, वो अगला जो करता है उसी में ही करते हैं। तो कहने का भाई चाय बना के उसी में सो जाता है अगला रात को। क्योंकि मेरा भी कभी लकड़ी का, सॉरी लकड़ी का खोखा होता था। चलो
10, 5, 40। दूसरे पॉइंट पे आओ सर। दूसरा पॉइंट है, अच्छा ये याद रखनी पड़ेगी, नो अदर पॉइंट्स। जनरल एक चीज याद रखनी हो 10। हाँ ये भी लिख सकते हो आप। सेकेंड टाइम फर्नीचर सर, सेकेंड टाइम क्या? फर्नीचर। फर्नीचर की रेट कुछ ज्यादा नहीं है, एक ही है साहब, 10%। 10, 5, 40 थी अबाउट बिल्डिंग्स। अबाउट फर्नीचर रेट जो है बड़ी फिक्स है, कितने परसेंट है? 10%। सबसे इंपॉर्टेंट होता है प्लांट मशीनरी। प्लांट मशीनरी, प्लांट मशीनरी के अंदर दो तरीके की रेट से, जनरल रेट, जनरल रेट इज अबाउट 15%। कि प्लांट और मशीनरी जितने भी आपके पास है, लाइक एसी है, कैमरा है, टाइप, अगर जनरल चीजें मानी जाए इनको, तो इट शुड बी डेप्रिसिएट एट द रेट 15%। और स्पेसिफिक रेट लाइक कंप्यूटर लैपटॉप, लाइक कंप्यूटर लैपटॉप 40%। कभी आपने 50 भी लिखा था कंप्यूटर लैपटॉप पे सैलरी में, ठीक है ना? यहां कितना रहेगा सर? 40। वैसे 40% इज रीजनेबल। 1 लाख का लैपटॉप 1 साल बाद 60,000 का ही बिकता है भाई जनरली, ठीक। कंप्यूटर लैपटॉप कितना? 40। मैं वो लिखवाता हूं, उसके लिए मैं, वैसे मेरे को पहले लिखवाना चाहिए था। पॉइंट नंबर 4 की जो रेट है ना, ऑलवेज WDV। एक एक्सेप्शन है, वो पीसीपीपी में डिस्कस करेंगे। एसएलएम किस किस को अलाउड होता है। एक कंपनी यानी इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, वैसे बता दूं आपको, अभी लिखना नहीं अपने को, WDV है सर ये सारी रेट्स। जनरल रेट कितना है? 15%। स्पेसिफिक रेट कितना है? कंप्यूटर लैपटॉप पे भी 40 से है, ठीक है। बुक्स 40% है सर, चाहे एनुअल पब्लिकेशन की किताबें हो, चाहे जनरल किताबें हो, सबके ऊपर 40% डेप्रिसिएट। लास्ट बट नॉट लिस्ट, इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स, ये लो जी। स्पेसिफिक रेट में कंप्यूटर लैपटॉप 40%, एनुअल बुक्स या सिंपल बुक्स दैट इज 40%। चौथी जो ब्लॉक है वो है इंटेंजिबल एसेट्स, और उसके ऊपर जो रेट होती है वो कितनी होती है भाई? उसके ऊपर जो रेट होता है वो कितना होता है? 25%। बिल्डिंग 10, फर्नीचर 10, मशीनें 15, और इंटेंजिबल यानी गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, सबके ऊपर कितना सर? 25। ये मेरा तीसरा पॉइंट था, दैट इज रेट ऑफ डेप्रीसिएशन। और मेरा चौथा पॉइंट क्या था? कि जो रेट है सर, या मेथड जो है, मेथड वो कौन सा है सर? WDV। लोकेश थक गया? चलो जी, अब थोड़ा सा ना प्रैक्टिकल हो जाओ, एग्जाम्पल देखो। एक नोट भी कर लेना छोटा सा, बेसिक एग्जाम्पल सर। ये लो, ये जो जय बंसल पूछने की ट्राई कर रहा था, ये वो वाला मैसेज है, जय अग्रवाल। डेप्रिसिएबल एसेट्स, हाँ बिजनेस के लिए होगी डेप्रिसिएबल एसेट्स। पर्सनल में मूवेबल है तो कैपिटल एसेट्स नहीं होगी, इमूवेबल भी है तो भी डेप्रिसिएबल नहीं होगी। पर घर पे एसी लगा हुआ तो कैपिटल एसेट्स नहीं है, यहाँ एसी लगा हुआ तो डेप्रिसिएबल एसेट्स है। घर का फर्नीचर कैपिटल एसेट्स नहीं है, यहाँ का फर्नीचर डेप्रिसिएबल एसेट्स है। घर की बिल्डिंग है, चाहे यहाँ की बिल्डिंग है, यहाँ की बिल्डिंग डेप्रिसिएबल है, घर की बिल्डिंग डेप्रिसिएबल नहीं। समझना सर, 2 मिनट का ब्रेक लेना वो ले लो, लेकिन 15 मिनट नियत से पढ़ना है भाई। चाहे पढ़ लो फिर ब्रेक दे दूंगा, और चाहे 2-3 मिनट का ब्रेक ले लो। हाँ, लेकिन एग्जाम्पल क्या है, सब यहां पर उलझे उलझे से रहते हैं, और हमें यहां नहीं उलझना है, ठीक। देखना कैसे काम करता है सर, ये बेसिक एग्जाम्पल है। मेरे पास एक फर्नीचर का ब्लॉक है, मेरे पास एक फर्नीचर का ब्लॉक है, मैं नामकरण कर रहा हूं, तारीख 1 अप्रैल 2025। मेरे पास 3 टाइप का फर्नीचर है, A+B+C, और WDV एज ऑन 1 अप्रैल 2025 वो है 5 लाख। वो है 5। यानी डेप्थ कैसे निकालना है वो फंडामेंटल है सर, ये अकाउंट्स के लायक नहीं है। साल का पहला दिन था, मैंने अपने सेंटर में फर्नीचर देखा, और सेंटर में जो फर्नीचर था वो 5 लाख का था सर।
अब वही वाली बात है, ड्यूरिंग द ईयर हो सकता है मैं परचेज करूं, हो सकता है मैं सेल करूं, हो सकता है मैं कुछ भी ना करूं। अगर मैं कुछ भी नहीं करूं फिर तो क्या होगा सर, एट द एंड ऑफ द ईयर 31 मार्च 2026 अकाउंट क्या करता है, अकाउंट जब भी फर्नीचर बेचा जाता है तब डेप लगता है, टैक्स नहीं बोलता, टैक्स बोलता है अगर एट द एंड अगर आपके पास चीज है तो डेप लगेगा, बीच में बेच खाया तो फिर बेच खाया सर। यानी मैं उस पॉइंट में लिख सकता हूं पॉइंट नंबर 4 की जगह पॉइंट नंबर 5 कि डेप हमेशा एट द एंड ही लगेगा, डेप एट द एंड ऑफ द ईयर ही लगेगा, बीच में नहीं भाई। पॉइंट नंबर 5, डेप्रिसिएशन हमेशा एट द एंड ऑफ द ईयर लगेगा। उसके बाद बेसिक एग्जांपल सर, प्लस हम करेंगे इसमें एडिशन ड्यूरिंग द ईयर, हमेशा अगर कुछ ऐड करेंगे तो करो सर, एडिशन ड्यूरिंग द ईयर। एडिशन मतलब नया फर्नीचर ले, ठीक है, उसका डेट आप अलग लिखेंगे, इस वैल्यूज में प्लस करना है एडिशन ड्यूरिंग द ईयर। मैं साथ को इसमें एग्जांपल बना दूं तो मैंने 1 जुलाई को, मैं जानबूझ के नाम लिख रहा हूं, फर्नीचर डी परचेज, ये नाम ऐसे गिवन नहीं रहेंगे, ए बी सी 3 फर्नीचर था मेरे पास, मैंने डी खरीद लिया कितने लाख का, 1 लाख का सर, 5 और 1 कितना होगा सर, 6। अच्छा जब भी आप एडिशन करो तो आप मेक श्योर करना 180 दिन वाला रूल, क्योंकि जो ओपनिंग है वो तो ओपनिंग ही है, उसमें तो क्या चेक करूंगा, क्या इस फर्नीचर को एट द एंड ऑफ द ईयर तक आते आते 180 दिन से ज्यादा हो जाएंगे सर। तो मैंने यहां पर फुल, मैंने यहां पर क्या लिख दिया, फुल लिख दिया सर, कि इसके ऊपर डेप्रिसिएशन इज अलाउड एट द फुल रेट, दैट इज फर्नीचर है तो कितने परसेंट, 10, फर्नीचर है तो कितना 10, माइनस सेल ड्यूरिंग द ईयर, माइनस सेल ड्यूरिंग द ईयर, नए साल वाले दिन 1/1/2026, बस यही एग्जांपल है। 1/4/25 को कुछ फर्नीचर था, 1/7/25 को कुछ खरीद लिया, 1/1/2026 को मैं आपको कह रहा हूं क्या, मैंने ए प्लस बी 2 फर्नीचर बेच दिए। चैप्टर इसलिए तो एक्टिवेट हो रहा है बेटा, जब आप बेचोगे तो चैप्टर विल बी एक्टिवेटेड, जब आप बेचोगे ना, मैं क्यों पढ़ रहा हूं सर डेप्रिसिएशन, मेरा तो काम है खरीदना और बेचना, अब बेचोगे तो कैपिटल गेन आएगा, डेप्रिसिएशन साथ में उलझेगा। मैं कहता हूं मैंने ए और बी 2 चीजें बेच दी और मैं अमाउंट ले रहा हूं 3,60,000, अमाउंट ले रहा हूं कितना, 3,60,000। 5 लाख का ओपनिंग फर्नीचर था, मैंने 1 लाख का खरीदा, 6 लाख, मैंने 360 में कुछ फर्नीचर बेच दिया लाइक ए बी, तो ये वो WDV आ गई सर, WDV ऑन विच डेप विल बी प्रोवाइडेड, WDV ऑन विच डेप विल बी प्रोवाइडेड। कितना आ जाएगा सर, 5 + 6, 6 लाख का फर्नीचर मेरे पास था, मैंने उसमें से ए और बी बेच दिया 360 में, अकाउंट क्या बोलता, इस 360 पे प्रॉफिट लॉस निकालता, अकाउंट क्या बोलता, इस 360 पे प्रॉफिट लॉस निकालता कि भैया वो कितने का था, कितना डेप लग गया, आप एंट्री भी करते थे बाय प्रॉफिट लॉस या फिर टू प्रॉफिट लॉस, अगर प्रॉफिट हो गया तो। एक्स का तो नहीं, मेरा थोड़ा सा यूनिक तरीका है, 5 और 1 6 360 कितना बच गया बोलो, 50। यानी इंडिविजुअली एसेट्स बेचने पे प्रॉफिट लॉस नहीं होगा, कब होगा वो देखेंगे। 240, अब इसके ऊपर आप क्या लगाओगे, डेप्रिसिएशन, इसके ऊपर आप क्या लगाओगे, डेप्रिसिएशन। क्या लगते हैं कितना डेप्रिसिएशन लगाऊं, कितना डेप लगाऊं, ठीक, अभी आप नहीं बता सकते कितना लगेगा। क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अलोंग विद फॉर्मेट, फॉर्मेट ये हो गया कि डेप कैसे निकलेगा, डेप निकलेगा ओपनिंग फर्नीचर प्लस एडिशन माइनस सेल इज इक्वल टू वो अमाउंट जिसके ऊपर क्या लगना है, डेप। अब मेरा पॉइंट है कि डेप कितना लगेगा, डेप लगेगा सर, आप सबसे पहले चेक करेंगे अमाउंट वाइज, समझना थोड़ा सा टिपिकल है। 240 का मेरे पास फर्नीचर है, जिसमें से, अच्छा मैंने नामकरण किया तो आपको ये दिखाई दे रहा होगा ए बी सी 5 के थे, डी खरीद लिया 1 का, ए बी बेच दिए, तो बचा कौन सा हुआ है, सी डी, बचा कौन सा हुआ है, सी डी। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस एग्जांपल से ये नाम हटा रहा हूं, ये लो जी, मुझे नहीं पता
मेरे पास पहले फर्नीचर था 5 लाख, फिर फर्नीचर खरीद लिया कितना 1 लाख, कुछ फर्नीचर बेच दिया, कुछ फर्नीचर बेच दिया 360 का, बचे कुछ फर्नीचर की वैल्यू कितनी है 240। बचे कुछ फर्नीचर की वैल्यू कितनी बच गई 240। हो सकता है जब ये 360 का आपने बेचा होगा इस पे क्या हुआ हो कुछ ना कुछ प्रॉफिट या लॉस, लेकिन इंडिविजुअल वैल्यूज आपको कंसीडर ही नहीं करना है। 240। अब लगेगा डेप्रीसिएशन, डेप कितना लगेगा वो चेक करो। जब भी मैं डेप लगाने जाऊंगा तो मैं क्या चेक करूंगा, क्या कोई ऐसा अमाउंट है जिसके ऊपर आधा डेप लगना चाहिए, क्या कोई ऐसा अमाउंट है इस एग्जांपल में जिसके ऊपर आधा डेप लगना चाहिए, तो नहीं है। अगर नहीं है तो डेप्रीसिएशन विल बी 2,40,000 का 10% कितना 24,000, और ये वैल्यू आ जाएगी WDV एज ऑन अगले साल का पहला दिन 2,16,000। ऐसे ऐसे 4 एग्जाम्पल आपको लगेंगे एग्जैक्ट आंसर तक पहुंचने में, लेकिन ये बेसिक एग्जाम्पल था। ठीक, अभी मेरे मन में क्या खटपट हो रही है यार कि इस पे कुछ प्रॉफिट तो हुआ है सर, उसका क्या हो गया, उसका क्या हो गया। उसने क्या किया पता है, मान लो ये फर्नीचर जो मैंने बेचा है ना केवल 10,000 का था, केवल 10,000 का, कितना फायदा हो गया बोलो 3.5। अगर ये 10 का था तो ये बाकी कितने का था, फिर 590 का था, इसका मतलब बाकी 590 का था, बाकी की कीमत आपने कितनी मान ली 240। यानी प्रॉफिट नहीं माना इस बंदे ने, इसने रिमेनिंग फर्नीचर की कॉस्ट क्या कर दी कम, ताकि कल को वो ज्यादा में बिकेगा तो क्या हो जाएगा प्रॉफिट। वो आप उसको एक बार इंडिविजुअली चेक करके देखेंगे, पहले फोकस करो। आज के लिए 4 एग्जांपल ऐसे ऐसे। E1 हो गया मेरा एग्जांपल नंबर 1। एग्जांपल नंबर 1 बेसिक था, 5 + 1 6, 360 में बेच दिया कुछ फर्नीचर, बच गया कितना 240, डेप लगा दिया कितना 24, आंसर कितना आ गया सर 200। अभी मैंने उसको वो जो नाम दिखने की ट्राई हो रहे थे वो नहीं दिख रहे। सेकंड एग्जांपल पे आओ, सेकंड एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल जल्दी हो जाएंगे बेटा, अब कोई ऐसी खास बात नहीं है। 1 अप्रैल 25 को WDV कितनी थी 6 लाख मान लिया जाए, WDV कितनी थी 6 लाख। अच्छा एक बार वापस देख लो बेटा, पहला एग्जांपल अगर नहीं समझ आया है तो मैं जल्दबाजी नहीं करूंगा कोई भी, कुछ अभी अपने मन को कुछ ये बोलो कि थोड़ा सा रट लेता हूं। चलो 5 + 1 6, जो बेच दिया वो माइनस कर दिया, जो बच गया वो रिमेनिंग की कीमत, उसके ऊपर क्या लगा दिया मैंने डेप। दूसरा एग्जांपल भी बड़ा सिंपल सा रखता हूं, क्या WDV 6 लाख, मैंने जो फर्नीचर खरीदा है वो कब खरीदा है प्लस एडिशन 2 लाख, माइनस सेल, माइनस क्या सेल 5 लाख। यही किया होगा पिछली बार भी, था प्लस खरीदा माइनस बेचा, था प्लस खरीदा माइनस बेचा, वो WDV जिसके ऊपर डेप लगना है कितनी आ जाएगी 3। वो WDV कितनी आ जाएगी सर 3। अब जब डेप लगेगा तो जब भी डेप लगाओ तो एक चीज पूछ लेना, इज देयर एनी अमाउंट जिसके ऊपर आधा डेप लगना चाहिए, इज देयर एनी अमाउंट जिसके ऊपर आधा डेप लगना चाहिए, तो आंसर इज यस। कितना अमाउंट ऐसा है सर 3 लाख में से 2 लाख ऐसा अमाउंट है जिसके ऊपर आधा डेप लगना चाहिए, कितने परसेंट, नहीं आधा लगेगा तो 5 लगा दो ना, 10 करके 6 महीने का करोगे या 5 ही कर दो, ज्यादा बेटर नहीं है। तो 2 लाख के ऊपर कितना डेप लगना चाहिए 5%, रिमेनिंग 1 लाख के ऊपर कितना डेप लगना चाहिए 10%। तो 2 लाख का 5% कितना हो गया 10, 1 लाख का 10% कितना हो गया 10। वो WDV जो अगले साल की बन जाएगी वो कितनी बन जाएगी सर, ठीक, मैं इसके कहने से इसको नाम देता हूं ABC, परचेज किया D, बेच भी दिया D, यही बात थी, था ABC, परचेज किया D और बेच भी दिया क्या D। इनकम टैक्स क्या बोलते हैं, ये जो मशीनों के नाम है ना ABCD, ये तुम्हें सुनाई देते होंगे, तुम्हें दिखाई देते होंगे, मुझे जो सुनाई देता है वो क्या सुनाई देता है, ये है फर्नीचर, ये क्या है फर्नीचर। यानी अपने को एक पॉइंट लिखना है जय अग्रवाल, क्या कौन सी एसेट्स बेच रहे हो इस बात से फर्क नहीं पड़ता, जब तक ब्लॉक जिंदा है ना, ये
आपको ठीक है 10-15 मिनट की कनेक्टिविटी चाहिए बस। आप टाइम मत देखो 12:43, ये तो 1 बजे तक हाँ मैं टाइम मैंने देखा है, तुम वो मत देखो, तुमने नहीं देखा। हाँ, जब आपके मन में टाइम चलेगा ना, टाइम चलेगा तो गड़बड़ करेगा। आप बस 10 मिनट सुनो। तो जय मैंने जानबूझ के नामकरण किया तेरे कहने से, इस बात से इस क्वेश्चन को कोई फर्क नहीं पड़ा। यानी आप कौन सी मशीन बेच रहे हैं उस बात से कोई फर्क नहीं है। 6 + 2 कितना 8, 8 में से बेच दिया कितना 5, वो WDV जिसके ऊपर डेप लगना चाहिए कितना 3। अमाउंट वाइज बात होती है क्या कि क्या कोई ऐसा अमाउंट था जिसके ऊपर आधा डेप लगना चाहिए, तो जवाब आएगा हाँ। जवाब हाँ या ना कहां से आएगा, आपके एडिशन से आएगा। जवाब कहां से आएगा, आपके एडिशन से। यानी आप एक नोट डालेंगे कौन सी मशीनरी बेची है, इट इज इररेलेवेंट, इट इज इररेलेवेंट। तो अब इसीलिए मैंने कहा कि आप नामकरण देखो ही ना। अब मैं देखूंगा ही नहीं तो मुझे पता ही नहीं। अगर मैं जानबूझ के बोलता ना ये ABC है, परचेज किया था D और बेच दिया D, तो आपके मन में आता कि आधी वाली मशीनरी तो क्या हो चुकी है, खत्म। अब डेप क्या लगाते फिर, पूरा पूरा। लेकिन वो अपने को करना ही नहीं है। तो 2 लाख का 5% कितना 10, 1 लाख का 10% कितना 10। टोटल डेप कितना हो गया सर, टोटल डेप कितना हो गया 20। एक नोट डालो जहां पर भी आपको सुटेबल जगह मिले। विच मशीनरी इज सोल्ड इज टोटली इररेलेवेंट। मशीनरी फर्नीचर एक ही बात है, एसेट से लिख लो फिर। नहीं आप यहाँ पे तो सोचते भी नहीं, लग तो फीफो ही गया, लग फीफो गया, लेकिन इतना आप सोचेंगे नहीं क्या पर कौन सा मेथड लगाया। बात अमाउंट वाइज हो रही है। आप ये इस बात को ऐसे रीड करो बस। 6 लाख का फर्नीचर था, 2 का खरीद लिया 8, कुछ बेच दिया कितने में 5 में, जो बच गया वो कितने का रह गया 3, जो बच गया वो कितने का रह गया 3। लेकिन उस 3 में से 2 लाख का ऐसा एलिजिबल अमाउंट है जिसके ऊपर डेप क्या लगना चाहिए था आधा, तो मैंने 2 पे क्या लगा दिया आधा, बचे कुचे पे क्या लगा दिया पूरा। ठीक, एक नोट और बन गया छोटा सा, कौन सी मशीनरी कौन सा फर्नीचर कौन सी एसेट्स बेची है वो ध्यान नहीं रखना है। एग्जांपल नंबर 3, एग्जांपल नंबर 3, एग्जांपल नंबर 3 को मैं थोड़ा इसी में अगर मॉडिफाई कर दूं क्या, कि मैंने जो मशीनरी बेची है वो 6 + 2 8, कुछ मशीनरी बेच दी कितने में 7 में, चाहे वो A बेची है, चाहे वो B बेची है, चाहे वो C, चाहे वो D। चारों बेच दूंगा तो बात अलग हो जाएगी, फिर अलग हो जाएगा मैटर। कुछ मशीनरी बेच दी 7 लाख में, तो बोलो चेंजेस क्या हो जाएंगे, चेंजेस हो जाएंगे सर। WDV कितनी बच गई 1 लाख, WDV कितनी बच गई 1 लाख, और इसके ऊपर जो डेप लगेगा कितना लगेगा, एलिजिबल अमाउंट फॉर हाफ डेप कितना है 2, लेकिन टोटल डेप टोटल अमाउंट कितना है बचा हुआ है 1। तो फिर मैं क्या करूंगा, मैं 1 लाख के ऊपर ही लगा दूंगा कितने %, यानी प्रेफरेंस देनी आपको किसको, अपने को 2 लाख तक अगर डेप लगाना होता 2 लाख तक, तो मैं प्रेफरेंस किसको देता, हाफ को देता। उससे ज्यादा अगर डेप लगाना होता तो फुल के ऊपर लगाता। लेकिन जब अमाउंट ही 1 लाख बचा है तो मैंने सारे के सारे अमाउंट के ऊपर क्या लगा दिया 5,000 का डेप लगा, क्या लगा दिया 5,000 का डेप लगा दिया। ज्यादा हाँ देखो, खर्चा कम क्लेम होगा तो एनपी बढ़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। वैसे तो टाइम एडजस्टमेंट है, आप ये AS22 पढ़ोगे, अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस ऑन इनकम, टाइमिंग डिफरेंस और परमानेंट डिफरेंस कभी पढ़ा भी होगा, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी और डेफर्ड टैक्स एसेट्स, क्यों नहीं पढ़ा +2 में। ठीक छोड़ो, तो काटा हुआ था तो फिर काट ही दो, बात ही खत्म। 1 लाख का 5% कितना 5,000। अब मैं शायद एक कोई भी ऐसा एग्जांपल ड्राफ्ट करूं तो आप मुझे आंसर दे सकते हो। लिखना एग्जांपल क्या है। 1 अप्रैल 25 को ABC था मेरे पास 5 लाख का, तुम आंसर दे देना, चाहे लिखो ना। B को खरीदा 2 लाख, 1/1/26। E को खरीदा 1 लाख, 1 अप्रैल 25 ABC था 5 लाख, 1/7/25 को D खरीदा 2 लाख, 1/1/26 को E खरीदा 1 लाख।
1 मार्च 26 को डी और ई बेच दिया मैंने, ज्यादा नहीं 6,60,000 में। फाइंड आउट डेप्रीसिएशन अमाउंट, फाइंड आउट डेप्रीसिएशन अमाउंट। अज्यूमिंग ये फर्नीचर है, अज्यूमिंग ये क्या है, फर्नीचर।